अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैर खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने लास्ट लेक्चर में बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर को कवर कर लिया है। अब हम DSM-5 का जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, उसको आज स्टडी करने लगे हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ आ गए होंगे। आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं DSM-5 में मौजूद नेक्स्ट डिसऑर्डर की, जो क्या है डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेसिव डिसऑर्डर के मौजूद बाकी डिसऑर्डर्स को भी हम ज़रूर स्टडी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। स्टूडेंट, डिप्रेसिव डिसऑर्डर की अगर हम आम लफ्ज़ों में तारीफ़ करें तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जिनमें शदीद किस्म की जो है उदासी देखने में मिलती है, और उसके अलावा जो पेशेंट होता है उसकी जो फंक्शनिंग होती है सोशल, ऑक्यूपेशनल, एकेडमिक और उसके अलावा जो उसकी पर्सनल लाइफ की, यानी कि हर तरह की उसकी लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और उसके अलावा डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के अंदर पेशेंट का जो इंटरेस्ट होता है, जो प्लेयर होता है तमाम तर एक्टिविटीज़ में, वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। दरअसल डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो हैं DSM-4 के अंदर बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को इकट्ठा किया गया था, तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को डिप्रेशन कहा जाता था DSM-4 में। लेकिन DSM-5 में बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को अलग कर दिया गया, जबकि डिप्रेसिव डिसऑर्डर को अलग कर दिया गया। दरअसल DSM-4 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये डिप्रेशन ही को बयान किया गया है, जिसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको डिप्रेसिव डिसऑर्डर का पता चल गया होगा कि ये क्या होता है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की DSM-5 में बहुत सी इकसाम बयान की गई हैं, तो हम एक एक करके उन तमाम तर जो इकसाम को जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर की हैं उनको पढ़ेंगे। जी तो स्टूडेंट, हम बात करते हैं सब टाइप्स ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की, यानी कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को मज़ीद कौन कौन सी इकसाम में तकसीम किया गया है, जिनमें सबसे पहली जो है वो है डिप्रेसिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। दूसरी जो काइंड बताई गई है वो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। थर्ड, परसिस्टेंस डिप्रेसिव डिसऑर्डर। फोर्थ, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। फिफ्थ, substance medication induced disorder. 6, depressive disorder due to an other medical condition. 7th and the last, other specified depressive disorder and unspecified depressive disorder. जी तो स्टूडेंट, आपने जो सब टाइप्स अभी जानी है मुझसे, उनके कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि हर सब टाइप में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि द प्रेजेंस ऑफ सैडनेस, यानी कि आपको ऐसा महसूस होगा कि इन तमाम डिसऑर्डर्स के आने वाले पेशेंट्स में उदासी जो है वो मौजूद है। ऐसे पेशेंट्स जो इन डिसऑर्डर्स में से किसी भी डिसऑर्डर का शिकार होंगे, उनमें आपको एम्प्टी जो है वो फीलिंग आएगी, यानी कि ऐसा लगेगा जैसे कि वो खाली खाली है, उनके अंदर कुछ भी नहीं है, उनमें कुछ अधूरापन है। ऐसे जो पेशेंट्स होंगे उनके अंदर आपको इरिटेबल मूड नज़र आएगा, चिड़चिड़ापन नज़र आएगा, और वो चिड़चिड़ापन जो है बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा जो है गुस्से की वजह बन जाता है, और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा तन्हाई की वजह बन जाता है, और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा उदासी की वजह बन जाता है। और इसी तरह डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के जितने भी डिसऑर्डर्स आपको बताए गए हैं, उन सब में जो क्लाइंट होगा उसके अंदर जो चेंजेस आपको नज़र आएंगे वो सोमैटिक भी होंगे और कॉग्निटिव भी होंगे। सोमैटिक चेंजेस ऐसे होंगे जो आपको उसके जिस्मानी लिहाज से नज़र आएंगे, उसके जिस्म के अंदर कुछ तब्दीलियाँ महसूस होंगी। और जो कॉग्निटिव सिम्टम्स होंगे, चेंजेस होंगी, वो ऐसी चेंजेस होंगी जो उसकी सोच के लिहाज से आपको नज़र आएंगी कि उसके सोचने समझने का अंदाज़ जो आम लोगों से मुख्तलिफ हो गया है। ठीक है। उसके अलावा जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, इनको आप बच्चों को जो डायग्नोस करेंगे वो कम अज़ कम 12 साल से ऊपर एज के बच्चे होंगे, उनको किया जाएगा। क्लियर दैट? जी तो स्टूडेंट, डिप्रेसिव डिसऑर्डर का जो सबसे पहला डिसऑर्डर हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। अच्छा, मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि कोई भी हेडिंग हो उसके ऊपर लाजमी फ़ोकस किया करें कि उसके अंदर क्या चीज़ बयान की गई है। हम अगर इस हेडिंग को देखें कि डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर,
तो यहाँ पे हमें बहुत से पॉइंट जो है ना वो क्लियर हो जाते हैं कि ये डिसऑर्डर जो है वो किस चीज़ से मुतल्लिक है। डिस्ट्रप्टिव जो होता है इसका मतलब होता है खलल पैदा हो जाना या रुक जाना। ठीक है, किस चीज़ में खलल पैदा हो जाता है? मूड में, यानी मिजाज में। यानी ये हमारा एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारे मिजाज के अंदर तब्दीली आपको नज़र आएगी, हमारे मूड के अंदर जो है वो तब्दीली नज़र आएगी। उसके अलावा डिसरेगुलेशन क्या हो जाती है? हमारे जिस्म के अंदर बेज़ाब्तगी हो जाती है, हमें नहीं मालूम होता कि हमने कब जो है कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। यानी कि हम डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर को ऐसे बयान कर सकते हैं कि ये एक ऐसी दिमागी ख़राबी का नाम है जिसमें फ़र्द के मिजाज में तब्दीली, रुकावट और बेकायदगी जो है वो पैदा हो जाती है। ठीक जी, तो स्टूडेंट अब हम अकॉर्डिंग टू DSM-5 डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर की बात करते हैं कि इसमें DSM-5 हमें क्या कहता है। DSM-5 डिप्रेसिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर के लिए हमें क्राइटेरिया A से लेकर K तक फ्राहम करता है और इस क्राइटेरिया का पूरा उतरना ज़रूरी होता है। क्राइटेरिया A में DSM-5 हमें बताता है कि इस मर्ज़ में मुब्तला जो अफराद होते हैं उन्हें मामूली बातों पर शदीद किस्म का गुस्सा आ जाता है, यानी कि स्वेयर रिकरेंट टेम्पर आउटबर्स्ट जो हैं वो देखने में आते हैं। रिकरेंट का मतलब होता है बार बार आना, ठीक है, और टेम्पर आउटबर्स्ट का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पे अचानक से गुस्सा आ जाना, और स्वेयर कहते हैं शदीद को, यानी छोटी छोटी बातों पे अचानक से गुस्सा आता है और वो गुस्सा भी कोई मामूली गुस्सा नहीं होता बल्कि शदीद तरीन गुस्सा होता है। और जब ये गुस्सा आता है तो पेशेंट क्या करता है, वो वर्बली और बिहेवियरली यानी कि ज़ुबानी तौर पर और अपने रवैये के साथ जो है ना आपको एग्रेशन जो है वो शो करता है, यानी कि आपको जो है वो अपने गुस्से का इजहार करता है। और वर्बली वो कैसे गुस्से का इजहार करेगा, वो जो है ना किसी को भी गाली देगा, खुद को गाली देगा, या उसके अल्फाज ऐसे होंगे जिन्हें सुनकर आपको पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से में, ठीक है। और बिहेवियरली कैसे वो पता चलेगा कि ये शदीद तरीन गुस्से में है, वो तोड़ फोड़ करेगा, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, घर में मौजूद जो चीज़ें हैं उनके ऊपर हमलावर होगा, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, ठीक है। वर्बल रेजेस का मतलब होता है गालम गलूच करना, ठीक है। फिजिकली एग्रेशन टूवर्ड्स पीपल और प्रॉपर्टी, ये उसका बिहेवियरली हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है ये ऐसी सिचुएशंस में भी अपने रवैये का इजहार करते हैं जिसमें जिन सिचुएशंस में आम नॉर्मल इंसान जो है ना वैसा कभी भी बिहेव नहीं करेगा। पॉइंट बी जो है वो हमें क्या क्राइटेरिया दे रहा है, पॉइंट बी हमें कहता है कि द टेम्पर आउटबर्स्ट आर इनकॉन्सिस्टेंट विद डेवलपमेंटल लेवल, यानी कि जैसे जैसे इंसान का की बढ़ोतरी होती रहती, नशोनुमा होती रहती। डेवलपमेंटल लेवल का मतलब होता है कि इंसान की नशोनुमा के जो स्टेजेस होते हैं ना वो, तो जैसे जैसे इंसान जो है इन स्टेजेस को क्रॉस करता जाता है तो इनका जो टेम्पर है वो आउटबर्स्ट होता जाता है, यानी इनका गुस्सा शदीद से शदीद तरीन होता जाता है। ये DSM-5 जो है ये क्राइटेरिया बी में बयान कर रहा है कि ऐसे क्लाइंट्स जो कि डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर का शिकार होते हैं वो जूं अपने डेवलपमेंटल लेवल को क्रॉस करते जाते हैं उनका गुस्सा जो है शदीद से शदीद तर होता जाता है। क्राइटेरिया सी हमें बताता है कि द टेम्पर आउटबर्स्ट अकर ऑन एवरेज 3 और मोर टाइम्स पर वीक, यानी कि ये जो शदीद तरीन गुस्सा आता है और छोटी छोटी बातों पर हाथ आता है, इसकी जो एवरेज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि कम से कम 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन हो, ठीक है, या फिर 3 दिन से ज़्यादा। अब वो 3 दिन कंसिस्टेंटली भी हो सकता है और बीच में गैप के साथ भी हो सकता है, यानी ये जैसे आज शदीद गुस्सा आ गया, बीच में एक दिन रिलैक्स रहा, फिर दोबारा गुस्सा किया, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आज भी गुस्सा, कल भी गुस्सा, परसों भी गुस्सा और शदीद गुस्सा इसी तरह रह सकता है, लेकिन ड्यूरेशन कम से कम हफ्ते में 3 दिन होगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्राइटेरिया डी जो है वो हमें बताता है द मूड बिटवीन टेम्पर आउटबर्स्ट इज़ परसिस्टेंटली इरिटेबल और एंग्री, यानी कि जब उसको शदीद तरीन गुस्सा आया हुआ होगा उस वक्त उसका जो मूड होगा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा होगा, ठीक है, यानी कि और वो चिड़चिड़ापन उसका या उसका जो गुस्सा है वो कब तक रहेगा, मोस्ट ऑफ द डे। जैसे अगर हफ्ते में आपको बताया ना 3 दिन गुस्सा आएगा, अब ये नहीं 1 घंटे के लिए आया गुस्सा और वो चला गया, नहीं, वो उसका गुस्सा, वो उसका चिड़चिड़ापन वो पूरा दिन रहेगा
ठीक है, नियरली एवरी डे या हर रोज़ रहेगा। जैसे आज भी शदीद गुस्सा था, कल भी शदीद गुस्सा होगा, ठीक है। और ये जो इसका गुस्सा होगा ये कोई भी फ़र्द जो है ना वो आराम से देख के बता सकता है कि शदीद तरीन गुस्से की हालत में है और ये काबिले दीद होगा, ठीक है। उन्होंने एग्जांपल दी है, जैसे पेरेंट्स देख सकते हैं, टीचर्स देख सकते हैं, पेयर्स देख सकते हैं। अभी इन तीन की क्यों ये बात की है, देखें पेरेंट्स इसलिए कहा है क्योंकि बच्चा जब घर में होता है ना तो उसी वक्त जो है ना वो अपनी असलियत दिखाता है, ठीक है। तो स्कूल में होगा, स्कूल में टीचर्स के सामने उस वक्त उसकी असलियत सामने आएगी जब उसे कोई सबक नहीं आएगा, कोई बच्चा बदतमीज़ी कर जाएगा या फिर टीचर उसे डांटेगी, तब वो अपने गुस्से का इजहार करके दिखाएगा। और या फिर कोई उसे टेस्ट नहीं आता होगा, उस सूरत में वो खुद को बचाव के लिए जो है ना वो गुस्से का इजहार करके दिखाता है। और पेयर्स कहते हैं दोस्तों को, जो उनका ग्रुप होता है फ्रेंड्स का, उसको, तो उस दौरान जो है वो अपने इस गुस्से का इजहार कर सकता है। और इन तीनों सूरतों में, यानी पेरेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने या पेयर्स के सामने, और भी हो सकती हैं कई कंडीशंस, ठीक है। तो इनके सामने उसका जो गुस्सा है वो काबिल दीद होगा, वो देखा जा सकेगा कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। क्राइटेरिया ई जो है वो हमें बताता है कि क्राइटेरिया A to D, यानी अभी ए से लेकर डी तक जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं ना, ये सब के सब हैव बीन प्रेजेंट, ये मौजूद होने चाहिए फॉर 12 और मोर मंथ्स, कम अज़ कम 12 महीने, यानी 1 साल इसकी ड्यूरेशन है ये, ठीक है। डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर की ड्यूरेशन आपको बताई जा रही है कि कम अज़ कम इसमें जो क्लाइंट आपके पास आया उसके अंदर सिम्टम्स ए से लेकर डी तक 1 साल तक मौजूद होने चाहिए, ठीक है। अगर 1 साल तक मौजूद नहीं है तो इसका मतलब वो हम उसे डिस्ट्रप्टिव मूड डिसऑर्डर डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं करेंगे। तो कम अज़ कम 1 साल या 12 महीने सिम्टम्स होने चाहिए और 1 साल से ये ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ये कहते हैं थ्रू आउट दैट टाइम, इस दौरानिए में, यानी ये 1 साल के अंदर अंदर द इंडिविजुअल हैज़ नॉट हैड अ पीरियड लास्टिंग 3 और मोर कंसेक्टिव मंथ्स विदाउट ऑल ऑफ दीज सिम्टम्स इन क्राइटेरिया A to D, यानी कि जो 12 महीने हैं इसमें कम से कम 3 महीने ऐसे होने चाहिए कि क्लाइंट को मुसलसल A to D क्राइटेरिया वाली सिम्टम्स आनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक आप लोगों का यहाँ तक पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। आगे क्राइटेरिया मैं आपको बताती हूँ। यहाँ तक कोई भी बात जो आपको समझ ना आई हो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। तो नेक्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया F है वो हमें बताता है कि क्राइटेरिया A एंड D, यानी A से लेकर D तक क्राइटेरिया जो है वो आर प्रेजेंट, वो मौजूद होना चाहिए इन एट लीस्ट कम अज़ कम 2 of 3 सेटिंग्स, यानी 2 या 3 जगहों पर आपको ये जो चीज़ें जो हैं क्लाइंट के अंदर देखने में नज़र आनी चाहिए जो आपको क्राइटेरिया A से लेकर D तक बयान की गई हैं। यानी कि वो 3 सेटिंग्स कौन सी हो सकती हैं, एट होम घर में, जैसे पेयर्स स्टूडेंट्स का उन्होंने एक बताया था आपको, ठीक है। एट स्कूल यानी टीचर्स के सामने स्कूल में, और एट विद पेयर्स यानी दोस्तों के साथ, ठीक है। यानी कि 3 सेटिंग्स कहीं अगर वो फ़र्ज़ करें बड़ा है, कहीं जॉब कर रहा है तो ऑक्यूपेशनल हो सकती है उसकी, ठीक है, कि कहीं पे वो काम कर रहा है वो एरिया वर्क प्लेस। तो आपका क्राइटेरिया A से लेकर D तक जो है वो मौजूद होना चाहिए कम अज़ कम 2 या 3 सेटिंग्स में, या तो घर में भी हो, स्कूल में भी हो और दोस्तों के साथ भी हो, या घर या स्कूल में हो या स्कूल और दोस्तों के साथ हो, मतलब कोई सी भी 2 सेटिंग्स भी हो सकती है और 3 सेटिंग्स भी हो सकती है, ठीक है। और एंड आर स्वेयर इन एट लीस्ट 1 of these, और कम अज़ कम इन 3 में 2 या 3 जो सेटिंग्स बताई इनमें से कोई एक सेटिंग ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर वो शदीद तरीन गुस्से का इजहार करता हो, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर आपको 2 सेटिंग्स स्कूल में और घर में, इन 2 सेटिंग्स में उसको गुस्से का पता चला कि गुस्सा करता है बच्चा क्लाइंट, ठीक है। तो आपने फिर देखना है कि ऐसा ना हो कि घर में भी गुस्सा करता हो लेकिन इतना ज़्यादा ना करता हो, स्कूल में भी इतना ज़्यादा ना करता हो। लेकिन आपने जो बात नोट करनी वो ये देखनी है कि स्कूल या घर कहीं एक सेटिंग ऐसी होनी चाहिए जहाँ वो शदीद तरीन गुस्सा कर रहा हो, ठीक है। आगे जो है आपका क्राइटेरिया G बयान किया गया है। क्राइटेरिया G जो है वो कहता है द डायग्नोसिस शुड नॉट बी मेड फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर एज 6 years और आफ्टर एज 18 years। जब आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है और वो 6 years से कम है,
ठीक है, यानी उसकी उम्र 6 साल से कम है तो आप ये क्राइटेरिया नहीं बनाओगे कि उसको डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है। क्यों? क्योंकि ये बच्चों की डिसऑर्डर्स में से किसी डिसऑर्डर की तरफ फिर हम जाएंगे। अगर कोई बच्चा हमारे पास आए वो 6 साल से कम है तो हम बच्चों के जो डिसऑर्डर्स है उनमें से किसी डिसऑर्डर की तरफ मूव कर जाएंगे। और अगर वो बच्चा जो है क्या है आफ्टर एज 18 ईयर्स और वो 18 साल से बड़ा है तो भी हम उसमें ये जो डिप्रेसिव मूड डिसऑर्डर रेगुलेशन की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर वो जो डिसऑर्डर है वो किसी और डिसऑर्डर की तरफ मूव कर जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि आपके पास जो क्लाइंट आ रहा है जब उसने आपसे ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट किया था उस वक्त उसकी एज 6 से लेकर 18 की रेंज में थी, लेकिन अब जो है उसकी रेंज, वो ट्रीटमेंट तो करवा रहा है आपसे, ठीक है, लेकिन अगर उसकी जो रेंज है वो बढ़ गई है, मतलब वो 18 से अब वो 19 का हो गया या 20 का हो गया, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो चल रहा है, तो फिर आप जो है ना डायग्नोसिस में लिख सकते हो कि ये अभी डिप्रेसिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर का पेशेंट है, वो आप डायग्नोसिस में लिख सकते हो। लेकिन जब फर्स्ट टाइम कोई आपके पास आएगा तो उस वक्त आप ये डायग्नोसिस नहीं बनाओगे। क्लियर दैट? अच्छा, क्राइटेरिया एच जो है वो आपको कहता है बाय हिस्ट्री टेकन और ऑब्जर्वेशन। अगर आप उसकी हिस्ट्री लेते हो और उसको ऑब्जर्व करते हो, देखते हो उसको, द एज एट ऑनसेट ऑफ क्राइटेरिया ए ई। ऑनसेट का मतलब होता है आगाज़ होना, ठीक है, तो क्राइटेरिया ए से लेकर ई तक जो आपको क्राइटेरिया दिया गया है उसका आगाज़ होना चाहिए इज़ बिफोर 10 ईयर्स, 10 साल से पहले। यानी वैसे तो आपके पास क्लाइंट जो आ रहा है वो 6 साल से लेकर 18 साल तक का आ रहा है ना, लेकिन जब आप हिस्ट्री लेंगे या ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपके इल्म में ये बात आ जानी चाहिए कि ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं ये 10 साल की उम्र से पहले के आ रहे हैं, ठीक है। यानी क्राइटेरिया ए से लेकर ई तक जितने भी सिम्टम्स आए हैं वो सब के सब आपके 10 साल से नीचे वाले बच्चे के लिए आने चाहिए, ठीक है। और 10 साल से जो ऊपर का बच्चा होगा उसमें मज़ीद क्राइटेरिया इसका ऐड हो जाएगा जी। तो हमारा जो क्राइटेरिया आई बयान किया गया है वो कहता है कि देयर हैज़ नेवर बीन अ डिस्टिंक्ट पीरियड लास्टिंग मोर देन 1 डे ड्यूरिंग विच द फुल सिम्टम्स क्राइटेरिया एक्सेप्ट ड्यूरेशन फॉर अ मैनिक और हाइपोमैनिक एपिसोड्स हैव बीन मेट। यानी कि आपका कोई भी ऐसा क्राइटेरिया मौजूद ना हो जो सिर्फ 1 दिन तक रहा हो, ठीक है, और वो जो 1 दिन का क्राइटेरिया है उसके अंदर तमाम तर जो सिम्टम्स या ड्यूरेशन जो आपको देखने को मिली हो वो मैनिक या हाइपोमैनिक की हो, ठीक है। क्योंकि जब मैनिक या हाइपोमैनिक हमारे पास सिम्टम्स आते हैं तो फिर हम उसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में नहीं किसी और डिसऑर्डर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ बाइपोलर के डिसऑर्डर्स, और अब जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के जो आगे डिसऑर्डर्स होंगे उनमें से भी किसी डिसऑर्डर में ये काउंट हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो मैनिक या हाइपोमैनिक के सिम्टम्स हैं वो आपको इस पूरे दौरानिए में कहीं पर भी एक टाइम के लिए भी ना आए हों, ठीक है जी। तो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है जे, जो कि हमें बताता है कि द बिहेवियर्स डू नॉट अकर exclusively during an period of major depressive episodes and are not better explained by another medical condition। क्राइटेरिया जे जो है ये हमें बताता है कि जो आपको क्राइटेरिया बताया गया है डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर का, वो क्राइटेरिया जो है आपका क्लाइंट की मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स जो हैं उनके दरमियान ना हो, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो करवाए थे, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स का क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो तो इसका मतलब है कि वो तो फिर बाइपोलर डिसऑर्डर्स में चला गया ना। लेकिन यहाँ पर जो डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर आपको बयान किया गया उसमें ये शर्त रख दी गई है कि ये जो सिम्टम्स आपको आ रही हों क्लाइंट को, ये जो अलामात क्लाइंट को आ रही होंगी, इनमें से कोई भी एक सिम्टम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ लिंक नहीं करेगी या फिर कोई और मेंटल डिसऑर्डर जो है उसके साथ लिंक नहीं करेंगी। ये क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ आपका इसी डिसऑर्डर में आना चाहिए, इसके अलावा ये क्राइटेरिया आपका किसी और डिसऑर्डर के अंदर नहीं आना चाहिए।
क्राइटेरिया के जो है ये हमें क्या बताता है, द सिम्टम्स आर नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस और टू एन अदर मेडिकल कंडीशन और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। यानी कि ये जो तमाम तर सिम्टम्स आपको बताए गए हैं इनके पीछे कोई भी वजह जो है क्लाइंट की जिस्मानी दिमागी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई और मेडिकल कंडीशन जो हो जिसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हों तो वो इस डिसऑर्डर में इंक्लूड नहीं होंगे। होपफुली आप लोगों को ये डिसऑर्डर जो है वो क्लियर हो गया होगा जी। तो नेक्स्ट जो हमारा डिसऑर्डर है वो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। आप लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर में मैंने मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स बताई थी। ये तमाम तर क्राइटेरिया वही है जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो इसलिए मज़ीद दोबारा एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगी। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की अगर हम स्पेसिफायर्स की बात करते हैं तो इसके स्पेसिफायर्स भी वही हैं जो आपको ऑलरेडी लेक्चर्स के अंदर जो है एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। यानी कि विद एनॉक्सियस डिस्ट्रेस, विद मिक्स्ड फीचर्स, विद मेलनकॉलिक फीचर्स, विद एटिपिकल फीचर्स, with mood congruent psychotic features, with mood incongruent psychotic features, with catatonia, with peripartum onset and with seasonal pattern। ये तमाम के तमाम मैं आप लोगों को स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर क्लियर कर चुकी हूँ जी। तो स्टूडेंट हमारे डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की जो मज़ीद आगे काइंड्स बताई हुई हैं, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स ड्यू टू एन अदर मेडिकल कंडीशन, अदर स्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स एंड अनस्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। ये तमाम की तमाम काइंड्स सेम वही हैं जो आप लोगों को मैं बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मज़ीद यहाँ पर हमारी जो टर्म्स रह जाती हैं उनमें दो हमारे टाइप्स रहती हैं, जिनमें एक जो है परसिस्टेंस डिप्रेसिव डिसऑर्डर और प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। इंशाल्लाह ताला ये जो हमारे जो दो डिसऑर्डर हैं इनको हम कल के लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो ऐसे हमारे डिसऑर्डर्स हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। बाकी डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में सबसे फर्स्ट डिसऑर्डर मैंने आपको समझा दिया क्योंकि वो नहीं समझाया हुआ था, और बाकी जो इसकी सब टाइप्स हैं वो आपको एक्सप्लेन पहले ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की जो है वो समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह ताला कल जो है हमारा ये डिसऑर्डर जो है ये कवर हो जाएगा। फिर हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर्स की जानिब जाएंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को हर तकलीफ़, हर परेशानी और हर मुसीबत से महफूज रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।